प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं आपको पूर्व प्रसंग में यानी पद परिचय का अंतिम टॉपिक बताने जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको इसके कई पार्ट बता दिए हैं, जिसमें संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया की मैंने इससे पूर्व वाले भाग में क्रिया की संपूर्ण जानकारी आपको दी थी। आज क्रिया शब्द का पद परिचय कैसे परीक्षा में पूछा जाता है उस प्रश्न को हल करके बताऊंगा। साथ में अंतिम प्रकार का जो पद परिचय है वो है अव्यय शब्द का पद परिचय। उस अव्यय की पूरी जानकारी और उसका पद परिचय मैं आपको करके बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनोगे। क्रिया शब्द के विषय में मैंने आपको पहले बता दी थी क्रिया की संपूर्ण जानकारी। अब मैं क्रिया शब्द का पद परिचय बोर्ड परीक्षा में कैसे पूछा जाता है तो उसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्रिया शब्द का पद परिचय देते समय आपको 5 नहीं 6 बातें लिखनी होगी। वो कौन कौन सी? क्रिया का प्रकार, उसका लिंग, उसका वचन, वाच्य, काल, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध। क्रिया की मैंने पूरी जानकारी वाच्य सहित आपको इससे पूर्व वाले भाग में दे दी थी। आशा करता हूं कि आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा है और नोट भी किया है। यानी ये 5 बातें आपको क्या करनी है, क्रिया शब्द का पद परिचय देते समय लिखनी है। जैसे उदाहरण आया है, राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम संज्ञा है, रावण संज्ञा है, मारा यहाँ पर क्या है, क्रिया है, इसलिए मारा शब्द को रेखांकित किया गया। आपको मूल क्रिया लिखनी है कि इसमें सकर्मक है अकर्मक। यहाँ पर दे रखा है मैंने मारा क्या है, कर्म दे रखा है, रावण तो सकर्मक क्रिया है, राम पुल्लिंग है, एक वचन है, कृत्यवाच्य है, भूतकाल है, और मारा क्रिया का कर्ता कौन है, राम है, कर्म उसका रावण है, और कर्ण क्या है, बाण है। यानी इस प्रकार से आपको 6 बातें लिखनी है। एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं आपको। सुरेंद्र ने कहा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तुम भी अपना पाठ पढ़कर सुनाओ। अब इसमें कहा, पढ़ूंगा, इन शब्दों को मैंने रेखांकित किया है। किन किन शब्दों को? कहा, पढ़ूंगा, पढ़कर सुनाओ। इन शब्दों को क्या है मैंने पढ़कर को रहने दो। सुरेंद्र ने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ूंगा, तुम भी अपना पाठ पढ़कर सुनाओ। इसमें कहा, पढ़ूंगा और सुनाओ शब्द को मैंने क्या किया है, रेखांकित। ये सब क्या है, क्रिया है। तो सबसे पहले कहा, आप जान गए होंगे कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कृत्यवाच्य है, भूतकाल है, और पढ़ूंगा क्रिया का कर्ता कौन है, सुरेंद्र है। ऐसे ही पढ़ूंगा सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कृत्यवाच्य है, और पढ़ूंगा क्रिया का कर्ता कौन है, मैं, और कर्म क्या है उसका, पुस्तक। ऐसे ही सुनाओ, सुनाओ कर्ता स्वयं काम को नहीं कर रहा, यहाँ पर अब प्रेरणा दे रहा, आज्ञा दे रहा है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया होगी। लेकिन प्रेरणार्थक मैंने पहले भी बताया था कि मूल क्रिया का नाम लिखना है, इसलिए प्रेरणार्थक तो है, लेकिन कौन सी, सकर्मक क्रिया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, कृत्यवाच्य है, भविष्यत काल है, और इसका कर्ता कौन है, तुम। तो ये क्रिया शब्द के पद परिचय की मैंने जानकारी दी है। अब महत्वपूर्ण, हालांकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है अव्यय। थोड़ी बातें पूछ जाती है, लेकिन ये विषय बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है इसको। अव्यय, अव्यय कहते किसे, वे शब्द जो लिंग, जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है, या जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूँ कि लड़के छत के ऊपर खड़े हैं। अब ऊपर शब्द इसमें एक ऐसा है जिसका चाहे आप जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदल सकते। लड़के छत के ऊपर खड़े हैं पर लिंग स्त्रीलिंग कर दें तो भी वही ऊपर शब्द तो ज्यों का त्यों आएगा। लड़कियां छत के ऊपर खड़ी है, काल बदल दें, लड़कियां छत के ऊपर खड़ी थी। ऊपर शब्द एक ऐसा है जिसका लिंग, वचन, कारक
लिंग वचन काल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय उसी को कहते हैं जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार नहीं बदलता, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले क्रिया विशेषण की चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण वे अव्यय वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। नाम ही है क्रिया विशेषण, तो किसकी विशेषता बताएंगे? क्रिया की। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और ये वैसे तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन कतिपय विद्वान कई इसके 4 भेद मानते हैं, कई 6 भेद मानते हैं। मैं 4 भेदों की चर्चा करूंगा। केवल शब्दों की तरफ आप ध्यान दोगे, भेदों की बात तो न भी ध्यान में रहे तो भी कोई बात नहीं, आप इन शब्दों को रट लेना कि ये शब्द आए तो वो क्रिया विशेषण है। 4 में पहला है कालबोधक क्रिया विशेषण। कालबोधक जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं, जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं, वो क्या होते हैं? कालबोधक क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण भी आप लिख देते हो तो भी सही है, कालबोधक नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, आपने क्रिया विशेषण लिख दिया तो भी सही है। जैसे इन शब्दों को अब आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि कालबोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं। ये शब्द रेखांकित किए हुए हैं तो वो अव्यय तो है ही है, हैं? कौन सा अव्यय? क्रिया विशेषण कालबोधक। जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रायः, साय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में। ऐसे ही स्थानबोधक जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, दाएं, बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर। ये स्थान का बोध कराने वाले शब्द हैं। इसके बाद परिमाण बोधक। परिमाण बोधक जो क्रिया की मात्रा का क्या है? बोध कराते हैं। जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब। ये सब याद रखोगे। फिर है रीति। रीति का शाब्दिक अर्थ होता है ढंग। वे शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं कि क्रिया किस ढंग से पूरी हो रही है उसका बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रीति बोधक। जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं, यथाशक्ति, निस्संदेह। ये क्रिया के ढंग का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द आपको और भी याद रखने हैं, ये भी अव्यय में ही आते हैं। कौन से में? क्रिया विशेषण में। जैसे इस तरह है, किस प्रकार, न, नहीं, मत। ये शब्द मैंने जो आपको बताए हैं ये अव्यय के तो हैं, लेकिन कौन से अव्यय के? क्रिया विशेषण अव्यय के। दूसरा अव्यय होता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जो जो दो वाक्यांशों को जोड़ते या अलग अलग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक। या तो दो वाक्यांशों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, या दो को क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। जो दो वाक्यांशों को जोड़ते या अलग अलग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संयोजक। संयोजक तो वाक्यांशों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और एक होता है विभाजक जो वाक्यांशों को क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। केवल इन शब्दों को आपको याद रखना है। ऐसे शब्द रेखांकित किए हुए आए तो आपको समुच्चय बोधक अव्यय लिखना है। जैसे संयोजक में है और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए कि, मानो। ऐसे शब्दों को रेखांकित किया है तो समुच्चय बोधक। विभाजक में किंतु, परंतु, पर, वरना, बल्कि, अपितु, क्योंकि, या, चाहे, ताकि, यद्यपि, अन्यथा, अन्यथा आदि। ये शब्द आपको समुच्चय बोधक में याद रखने हैं। अब तीसरा अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में क्या होगा? जो
किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से बताते हैं। जो शब्द या वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। वैसे इनकी संख्या 10 होती है, लेकिन मैं अलग अलग 10 भेदों की चर्चा न करके कुछ संक्षिप्त रूप में आपको शब्द लिखवा रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ। नोट कर लेना आप। इन शब्दों को ही ध्यान में रखना है कि ये ऐसे शब्दों को रेखांकित किया हुआ है, तो वो अव्यय तो है, लेकिन है कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। जैसे पहले, पीछे, उपरांत, आगे, आसपास, और, तरफ, और नहीं अभी और है, और, तरफ, और का तात्पर्य क्या होता? तरफ या दिशा से, और, तरफ, पार, भांति, तुल्य, योग, द्वारा, सहारे, माध्यम, विषय, भरोसे, बाबत, नाम, विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, उल्टे, साथ, संग, सहचर, सिवा, लिए, कारण, वास्ते, अपेक्षा, सामने, आगे। ये शब्द आपको अच्छी तरह से याद रखने किसके हैं? संबंध बोधक अव्यय के। और अंतिम अव्यय है विस्मयादि बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं। वो विस्मयादि बोधक होते हैं। आश्चर्य, विस्मय, शोक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये भी 12 होते हैं, संख्या में 12 भेद हैं, इसलिए आपको इन शब्दों को याद रखना है। आश्चर्य में ये शब्द आएंगे, आश्चर्य को प्रकट करने वाले, जैसे क्या, अरे, अहो, हैं, सच, ओह, ओहो, ए, ये सब क्या है? आश्चर्य। शोक यानी दुख में उफ, आह, हाय, हे राम, राम राम, ये दुख में या शोक में। हर्ष यानी प्रसन्नता में, वाह, धन्य, आहा। फिर प्रशंसा में शाबाश, वाह, अति सुंदर। क्रोध में चुप, भय में बाप रे, चेतावनी में खबरदार, बजो, सावधान। घृणा में छी छी, धिक्कार, उफ, धत, थू थू। ये घृणा बोधक है। इच्छा में काश, संबोधन में अजी हे, सुनते हो, अनुमोदन अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक। आशीर्वाद में जीते रहो, खुश रहो। ये विस्मय के भाव को बोध कराते हैं। अब इतनी बातों की आप जानकारी ले लेते हो, तो फिर बोर्ड परीक्षा में पद परिचय का अगर प्रश्न आ रहा हो अव्यय से संबंधित, तो उसमें केवल 2 ही बातें आपको लिखनी होगी, क्योंकि ये इनका रूप है लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार तो बदलता ही नहीं, इसलिए ये बातें तो आपको लिखनी नहीं है। अव्यय शब्द का पद परिचय देते समय 2 ही बातें आपको लिखनी है, अव्यय का प्रकार और उस शब्द की विशेषता या संबंध। 2 ही बातें। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ, लड़के छत के ऊपर खड़े हैं। अब ऊपर शब्द को मैंने रेखांकित किया है। अब ऊपर जो मैंने आपको बता दिया था क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा? स्थान बोधक क्रिया विशेषण। शाबाश। और ये क्या किसका बोध करा रहा है? क्रिया के स्थान का क्या करवा रहा है? ये बोध करा रहा है। ऐसे ही दूसरा, भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। के बाद शब्द को रेखांकित किया गया है। के बाद को अलग उतारोगे हैं, 2 अलग अलग बातों के मध्य संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए संबंध बोधक क्या हो गया? अव्यय हो गया, जो भोजन संज्ञा का संबंध विश्राम के साथ क्या करता है? जोड़ता है। ऐसे ही रेखा और गुंजन जा रही है, और शब्द को रेखांकित किया गया है, तो और जो 2 शब्द वाक्यांशों को जोड़ते हैं या अलग अलग करते हैं, यहाँ पर जोड़ने का काम किया गया। और समुच्चय बोधक क्या है? ये अव्यय है, जो 2 संज्ञाओं को क्या करता है? जोड़ता है। फिर अरे, ये क्या हो गया? तो सीधी सी बात है, विस्मयादि बोधक होगा तो उसके सामने क्या होगा? विस्मय का चिन्ह भी दिया हुआ होगा। तो अरे, ये क्या हो गया? अरे शब्द को रेखांकित किया तो अरे को अलग उतरोगे। विस्मयादि बोधक अव्यय है, जो विस्मय के भाव का क्या कराता है? बोध कराता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ ये 2 अंक का टॉपिक आपका पद परिचय का पूरा होता है। हालांकि टॉपिक को मैंने लंबा बना दिया। क्यों बना दिया?
क्यों? क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय इत्यादि की जब तक आपको जानकारी नहीं है, तब तक आपको ये प्रश्न नहीं आएगा। इसलिए संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की, इन सब की क्या करनी है, आपको जानकारी लेनी है जो मैंने दी है, और वो जानकारी आप याद कर लेते हो, नोट कर लेते हो, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं कर पाओगे। इसी के साथ आपका ये पद परिचय का टॉपिक पूरा होता है। आगे नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।